गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने इन फेस्टिवल्स का बहुत ही इंजॉय किया होगा। फेस्टिवल के दौरान दीपावली आपकी अच्छी रही होगी। काफ़ी गैप हो गया है क्लासेस के अंदर, तकरीबन 10 से 11 दिन का गैप हो चुका है। उसके लिए सॉरी। 4-5 दिन तो आपके फेस्टिवल वगैरह में ही निकल गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा मुझे कुछ काम आ गया बीच में, तो 3 से 4 दिन वहाँ पर मेरे लग गए। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा। हाँ पूजा, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो पूजा? कैसी है आपकी तबीयत? ठीक हो? तो जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें सभी जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे उन टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ज्योग्राफी का। और ये 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर। आपको जितने भी टॉपिक कवर होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। 25 और 50 क्वेश्चन पर क्लासेस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। सैटरडे संडे 50+ क्वेश्चन रखा करेंगे, और जो वीकडेज में क्लास लूंगा उसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन रखा करेंगे। ठीक है, चलिए। ये ये देखिए, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग, मैं आज आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, और 25 इसके अगले जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, थोड़ा समय की आज अभाव है, थोड़ा मुझे कहीं निकलना है उसके, इसी वजह से फिर नहीं तो मैं आज आपको 50 ही क्वेश्चन कराने वाला था। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन इनके में से करेंगे, और फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी 25 क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। होप सो कि कल या परसों वो क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरी उम्मीद है कि आप सभी इसका पार्ट बनेंगे, और क्वेश्चन का आप लोग तेजी से आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका फायदा आपको देखने तभी मिलेगा जब आप इसमें पार्ट लेंगे। ठीक है, कोई ना कराओ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओजोन लेयर। ओजोन परत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन आपको दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उनके बेस पर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, बाइलिंगुअल में लेकर आया हूँ। आप लोगों की कंप्लेन बार बार आती रहती थी कि सर इंग्लिश है, हिंदी है, तो आज मैं ये सीरीज पूरी बाइलिंगुअल ही रहने वाली है। ठीक है, तो आराम से आप लोग इसका एंजॉय कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ओजोन लेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ओजोन लेयर मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर जो आपकी प्रेजेंट होती है वो बेटा आपकी स्ट्रेटोस्फियर में होती है। स्ट्रेटोस्फियर कौन सी लेयर थी? स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर थी आपकी वो दूसरे नंबर की लेयर थी। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फियर, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था स्ट्रेटोस्फियर, तीसरे नंबर पर आपको बताया था मिजोस्फियर, फिर आपका आयनोस्फियर, और फिर लास्ट में आपको एक्सोस्फियर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कहीं आपकी ये स्ट्रेटोस्फियर यहां पर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर आपकी यहां पर मौजूद है।
अब स्ट्रेटोस्फियर आपकी, मैंने आपको बताया था कि ये आपका निचली जो परत है ये आपकी ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। हाँ, और उसके ऊपर आपकी स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपकी मीजोस्फियर, फिर आपकी आयोनोस्फियर, ठीक है, फिर आपकी एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये आपकी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है। चलिए, ये है आपकी ओजोन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज, ये क्या कह रहा है कि ये एब्जॉर्ब करती है आपकी इंफ्रारेड रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन। यह एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है और सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित करता है। ये हमने पढ़ा था कि जो सूर्य से आपकी रेडिएशन निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये एब्जॉर्ब करता है आपकी यूवी रेज को, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो आपकी शॉर्ट वेव थी, इनकमिंग रेडिएशन, आने वाली जो रेडिएशन थी जो आपकी शॉर्ट वेव थी, ठीक है, शॉर्ट वेव की फॉर्म में आपको देखने को मिल रही थी। जैसे ये आपका सन, ठीक है, तो ये जो आपकी एनर्जी अर्थ पर आ रही है तो वो आपकी किस फॉर्म में आ रही है, वो आपकी शॉर्ट वेव में आ रही है, ठीक है। तो शॉर्ट वेव में जो एनर्जी आपकी आ रही थी वही एनर्जी आपकी यूवी रेज, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज थी, वो इसी फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है शॉर्ट वेव में, ठीक है। और शॉर्ट वेव में जब आपको देखने को मिल रही है तो वो एक क्या करती है, वो आपके लिए हार्मफुल है, और उसे ही क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है और एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन, आपकी स्ट्रेटोस्फियर। इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर आपने बताया था कि यहां पर इंफ्रारेड नहीं, यहां पर तो यूवी रेज होना चाहिए, ठीक है, इंफ्रारेड यहां पर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका हो गया गलत। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स कम इन कांटेक्ट विद ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर दे डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। ये बोल रहा है जब क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वे ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब ये ब्रोमीन और क्लोरीन इसके साथ मिलता है तो ये मिलकर आपकी ओजोन को नष्ट करता है। जब भी तो आप लोग पढ़ते हैं कि ओजोन हेल में, ओजोन लेयर में आपका क्या हो रहा है, होल हो रहा है, ठीक है। तो ये इसे कमजोर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया सी, आंसर आपका हो गया सी। समझ आ रहा है सभी को, चीजें समझ आ रही हैं। पूजा, आंसर तो आया नहीं आपका, बस थंब भेज रहे हो आप। आंसर भेजिए, आंसर, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पार्टिकुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से क्या वातावरण में कणों की गतिविधियों के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है, पहला दिया है इसने फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बनना। दूसरा दिया है प्रिसिपिटेशन, वर्षा। तीसरा दिया है स्केटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण का प्रकीर्णन। चौथा दिया है ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास की, 9th क्लास की, जब आप लोग क्लास पढ़ते हो एनसीईआरटी तो आपको देखने को मिलता है ये साइंस में, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन का आप आंसर मुझे दीजिए कि क्या आंसर होगा इसका, जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। ट्रेवल योर सेल्फ, हेलो हेलो, ट्रेवल योर सेल्फ, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, गुड नेम लिखिए अपना। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज जल्दी 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 कीजिए प्लीज। पूजा आंसर दीजिए इसका, ट्रेवल योर सेल्फ। नितिन इज हेयर, ओके नितिन आंसर कीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बोल रहा है कि जो आपकी जो अकर्स फिनोमेना एक्टिविटी जो आपकी हो रही है पार्टिकुलेट्स की एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट इसने दिए हैं, ठीक है। पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, दूसरा है प्रिसिपिटेशन, तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, चौथा है ब्लू कलर ऑफ स्काई। हेलो कुलदीप, हेलो, हाउ आर यू कुलदीप, कुलदीप हाउ आर यू, कैसे हो आप। क्वेश्चन का जल्दी आंसर कीजिए कुलदीप,
अगर मैं आपको आंसर भी बताने के लिए आया हूं तो फिर इस क्लास का फायदा क्या है? मैं आपको पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, मुझे भी आसानी रहेगी आपको देने में कंटेंट। तो इसका आप प्लीज इसका आंसर कीजिए। पूजा हंसिए मत, सीरियस मोड ऑन कीजिए अब आप सभी, ठीक है? पेपर आपके सभी के आ रहे हैं धीरे धीरे नजदीक, तो थोड़ा अपने आप को सीरियस कीजिए। चलिए मैं बता देता हूं इसका, अगली बार आपसे ट्राई कराऊंगा, ठीक है? तो इसने कहा है कि जो निम्नलिखित में से क्या वातावरण में कणों की गतिविधियों के कारण होता है? एटमोस्फेयर में आपका, अच्छा सी आंसर होगा। चलिए आंसर आपका है, नितिन का आंसर सी है। चलिए देखते हैं। इसने कहा है कि एटमॉस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ जो क्लाउड की बात हम करते हैं, बादलों का जो बनना होता है, वो बादल कैसे बनते हैं? मैंने आपको बताया था सर, ये पूजा नाम की लड़की पागल है, अंकुल प्रजापति। अरे अंकुल आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दो प्लीज, क्लास का पार्ट बनिए, क्लास देखिए, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, प्रिसिपिटेशन बारिश, स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, ब्लू कलर स्काई। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड आपके कैसे हो रहे थे? मैंने आपको बताया था कि जब सोलर रेडिएशन, सन की एनर्जी आपकी टकरा रही थी अर्थ से, सन की एनर्जी आपकी टकरा रही थी कहां से? अर्थ से। वो आपको क्या कर रही थी? हीटअप कर रही थी। अर्थ की सरफेस को क्या कर रही है? हीटअप कर रही है। जब वो आपकी अर्थ की सरफेस को हीटअप कर रही है तो वहां की जो एयर है वो गर्म हो रही है, और क्या कर रही है सर? वो राइज कर रही है। आपने बताया था कि जब गर्म हवा होती है तो वो राइज करती है, ठीक है? वो हवा आपकी उठती है। तो जब वो हवा उठती है तो ऊपर जाकर वो क्या करती है? वो बेटा बादलों का फॉर्मेशन करती है, वो बादल बनाती है। ये मैं क्लाइमेटोलॉजी में आगे चलकर आपको बताऊंगा, ठीक है? वो आपका बादलों का निर्माण करती है, ठीक है? तो ये बादल बने, ठीक है? तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, प्रिसिपिटेशन। वो कह रहा है बारिश होगी। अरे जब क्लाउड बनेगा, जब उसको न्यूक्लियाई मिलेगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जब हम बात करते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बेटा, जब एटमोस्फेयर में आपकी जो क्या हुआ पूजा, एटमॉस्फेयर में आपका क्या होता है? जो धूल के कण मौजूद होते हैं, जो पोल्यूशन आपका मौजूद होता है पर्टिकुलेट मैटर में जिसे हम मापते हैं, तो वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है, ठीक है बेटा? तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या करता है? उसे कंडेंस करता है और उसे एक बादलों की फॉर्म देता है, और वही आपकी क्या होता है? जब हैवी हो जाती है तो वही बारिश बनकर आपकी नीचे आती है, ठीक है? तो ये भी सही हो गया। तो तीसरे की बात करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन। स्कैटरिंग कैसे होती है? स्कैटरिंग बेटा ऐसे होती है, जो आपके पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जब उन पर आपकी रेडिएशन पड़ती है सन की, तो वो क्या करते हैं? वो रेडिएट करते हैं। किसको? वो स्कैटर करते हैं, सॉरी स्कैटर करते हैं। किसे स्कैटर करते हैं? वो सनलाइट को स्कैटर करते हैं। तो ये भी आपका सही जवाब है। अब बात करते हैं ब्लू कलर स्काई की। तो ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ब्लू कलर स्काई क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्लू कलर क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था, ठीक है? तो ये चारों स्टेटमेंट आपके सही है। तो आंसर आपका क्या होगा? अरे आंसर क्या होगा आपका? आंसर बेटा आपका होगा, सही आंसर डी होगा। नितिन सही से देखिए आप, आंसर आपका डी है नितिन, स्पेशली फॉर यू। आंसर बेटा आपका डी होगा, आपका आंसर सी आया था। ये जो आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई है, ये भी आपको एटमॉस्फेयर में ही देखने को मिलता है, ठीक है? जो आप लोग पढ़ते हो ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। देखो कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया था। ओके गुरुजी, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है? ये देखिए कोरियोलिस फोर्स पर क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है? सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स के बेस पर आपको 3 स्टेटमेंट इसने दिए हैं, ठीक है? फटाफट ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या होंगे इसके आंसर, जल्दी जल्दी। नितिन आंसर बताओ, कुलदीप, पूजा, अंकुल प्रजापति। अरे मैंने ऑप्शन ही सही से नहीं दे, अरे नितिन आप प्लीज ऑप्शन सही से देखिए। और एक चीज और बताऊंगा मैं आगे चलकर, आपको क्या देखना है वो भी समझाऊंगा, कैसे आप लोग गलती करते हैं, माइनर माइनर चीजें आप लोग समझ जाते हैं लेकिन फिर भी आंसर गलत करके आते हैं, ठीक है? ऐसी मिस्टेक मत कीजिए प्लीज, बने रहिए। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया था, फेरेल्स लॉ याद है? फेरेल्स लॉ मैंने आपको बताया था। अरे फेरेल्स लॉ बताया था, याद है क्या? क्लास देख के आए हो कि अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ क्या हो रहा था? जो विंड थी आपकी वो डेविएट कर रही थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां कर रही थी? राइट।
चलिए देखिए, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द लेफ्ट इन द नदर्न हेमिस्फेयर। इसने कहा है कि जो यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करता है। मैंने आपको बताया था कि जो कोरियोलिस फोर्स आपका होता है, वो कोरियोलिस फोर्स आपका क्या करता है, वो कोरियोलिस फोर्स आपका नदर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में आपका कैसा डिफ्लेक्शन करता है, राइट साइड में डिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर आपका दक्षिणी गोलार्ध लेफ्ट साइड में करता है, ठीक है। अरे याद है कि नहीं है? अच्छा, कुलदीप का आंसर आया है ए। और सभी आंसर दीजिए सब लोग। मैंने बताया था, ये देखो, ये देखो, ये अर्थ थी आपकी, ये बताया था मैंने इक्वेटर, ठीक है। ये आपको हो गया क्या, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया कैप्रिकॉन। तो ऐसे आपकी ये वेस्ट था, ये ईस्ट। तो इस तरीके से आपकी ये डेविएट हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। समझ आ रहा है? ये समझाया था कि नहीं समझाया था, याद है? ठीक है, तो अब ये देखो आप, जब ये ऊपर से आ रही है तो ये इसका क्या है, राइट तो इधर हो गया, सॉरी राइट इसका ये है, और ये इसका क्या है, लेफ्ट है। तो ये अपोजिट उल्टा हो गया, नहीं हो गया? तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका गलत, ठीक है, ऊपर वाला आपका हो गया गलत, ठीक है बेटा। ये देखो, इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। मैंने आपको क्या कहा था कि मैक्सिमम इक्वेटर पर होती है, क्या ऐसा बताया था? अरे क्या ऐसा बताया था मैंने? अरे नहीं बेटा, मैं इक्वेटर पर तो मैंने जीरो आपको बताई थी कि इक्वेटर पर आपकी कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है, याद रखिए, ठीक है। इक्वेटर पर आपकी जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो आपकी शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। मैक्सिमम आपकी कहां रहती है, मैक्सिमम आपकी रहती है पोल पर, ठीक है। और जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया गलत। क्यों? इसने कहा कि यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है तथा ध्रुवों पर अनुपस्थित होता है। इसने अपोजिट कर दिया, स्टेटमेंट को क्या कर दिया, घुमा दिया, अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। इसी तरीके से ये वाला इसने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब तीसरे की बात हम लोग करते हैं। तीसरा देखिए एक बार, तीसरा क्या कर रहा है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स इन द ट्रॉपिक्स। यह उष्ण कटिबंध में चक्रवातों में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल, अच्छा नितिन का ऑप्शन डी आया है, नितिन का आंसर है डी, ठीक है। पूजा, पूजा का आंसर है बी। अच्छा अब लोग, अरे यार तुम तो बड़े तेज हो, मतलब अब आंसर कर रहे हो हैं, जब मैंने क्वेश्चन ही सेव करा अब आंसर कर रहे हो कि सर ओनली थर्ड होगा। अरे यार क्या करते हो तुम। नितिन का डी है, चलिए देखते हैं। ये एक वाइटल रोल प्ले करती है आपका किसके फॉर्मेशन में, साइक्लोन के। जब आपको साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि किस तरीके से साइक्लोन आपके, ये जो विंड्स होती हैं, ये जो सर्कुलर विंड्स आपकी होती हैं, इस तरीके से जो आपकी आती हैं, ठीक है, ये घूमकर चक्रवात बनाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये दो ऑप्शन आपके गलत। तो आंसर आपका क्या होगा, ओनली थ्री, आंसर होगा आपका बेटा बी, ठीक है। आंसर होगा आपके बी। आपने लेट देखा सर, कोई बात नहीं, चलो। कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, इसी कारण यह उष्णकटिबंध चक्रवात नहीं आते हैं। अरे आप एक बार, हाँ बिल सही कह रहे हो, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट ये है कि उष्णकटिबंध में चक्रवातों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेटा साइक्लोन आपके दो प्रकार के होते हैं नितिन, दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं, एक आपके ट्रॉपिकल होते हैं, एक आपके टेम्परेट होते हैं, ठीक है। बताऊंगा आपको आगे चलकर, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, बिना कोरियोलिस फोर्स के आपका चक्रवात का बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही आपका उसको क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स ही उसको, हवा को क्या करता है, घुमाने का काम करता है, क्योंकि यही डिफ्लेक्शन करता है। तो बिना इसके कैसे बना दोगे, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल 1987। ये ईयर आपके दिए गए हैं कि जब जब ये आपको फोर्स में लाए गए हैं। सर बहुत देर का आंसर दे दिया आपको, अब दिखा, चलिए कोई नहीं, वो कुछ
प्रॉब्लम हो रही होगी शायद नेटवर्क के, थोड़ा आंसर लेट आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए, तो आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बेटा आपका केम इन फोर्स 1987, तो ये हो गया आपका गलत। किगाली एग्रीमेंट एचएफसी, किगाली एग्रीमेंट जो आपका लाया गया था वो आपको एचएफसी जो होता है वो होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के फॉर्मेशन को और कंजम्पशन को डिक्रीज करने के लिए आपका किगाली एग्रीमेंट लाया गया था, ठीक है, और ये आपका लाया गया था इसको, ठीक है। तो ये आपका सही है, पहले वाला आपका गलत हो गया। मोस्ट अबंडेंट गैस जो होती है वो मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, वो आपकी नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में? आपकी 78, नियरली 78% रहती है, ठीक है। चलिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका बच गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका लाया गया था वो लाया गया था 1997 में, ठीक है, 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका लाया गया था वो ग्रीन हाउस गैसेज के रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम करने के लिए ये सब चीजें आई हैं आपकी। अच्छा, कुलदीप का आंसर आया है बी, कुलदीप का आंसर आया है बी। अरे समझ आ रहा है आप लोगों को? चीजें आ रही हैं समझ? ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है बच्चा। सेकंड, तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा आंसर, ठीक है, आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये है, देखो जो क्वेश्चन अभी पीछे करा के आया हूं, ये देखिए, ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका। कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है आपका राइट साइड, ठीक है, और ये आपका दिख रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, ठीक है। ये आपकी लेयर थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये सही से पढ़िएगा, यही ट्रैप है, बाकी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि इसमें नोट है या नहीं है, ठीक है, मोस्टली बच्चे यहीं पर फंसते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब आपको ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है, वो नहीं देखना है जो सही है। ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी आपका, आप लोग जैसे आंसर करते हो ना क्वेश्चन का, उसके सामने क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, ठीक है। जैसे आप लोग अगर डी आंसर दे रहे हो तो इस तरीके से लिखो कि फिफ्थ का डी या फोर्थ का ए, ठीक है, इस तरीके से आंसर कीजिए, मुझे थोड़ा आसानी रहेगी समझने में कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कौन से क्वेश्चन का है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम लोग कर रहे हैं। इसका स्टेटमेंट पहला है कि ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। ये मैंने डे 1 पर ही आपको, कथन वाले मत कराओ सर, अरे कथन वाले ही आजकल पूछ रहा है, ठीक है, कथन वाले भी हैं और वैसे भी इसमें ना मल्टीपल चॉइस सब मिक्स है क्वेश्चन। ये आपके सारे एग्जाम क्लियर करा देंगे, ठीक है। ये सही से पढ़ो, थोड़ा चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करो जो बता रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो आपके सारे चेंजेस आपको क्लाइमेट में और वेदर में देखने को मिलते हैं वो आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कि इसने नोट दिया है यहाँ पर, ये हो गया सही, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमोस्फेयर विच इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्लाइमेटोलॉजी तो मैंने आपको एक चीज, अच्छा डी आंसर आया है, कुलदीप का आंसर डी है। मैंने आपको बताया था, पूजा कहाँ कंफ्यूज हो रही हो, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अर्थ सरफेस है उससे आपकी गैसेस क्या रहती हैं? टच में रहती है, लगी हुई रहती है। जो हैवी गैसेस है आपकी लगी रहती है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा गैसेस आपको देखने को मिलती है। और जब आपकी हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, और उससे क्या होता है, आपकी गैसेस की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो धीरे धीरे आपका कम होता है। तो ये एक वाटर वेपर जो मैंने आपको बताया था, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो आप ये बोल रहा है कि जो वाटर वेपर है वो एक वेरिएबल गैस है इन द एटमोस्फेयर विच इंक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, वो इंक्रीज करती है ऑल्टीट्यूड जब बढ़ता है। अरे ये बताओ, जब ये वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है तो इसका मतलब ये हैवी होगी, तो ये जब हैवी है तो धीरे धीरे जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये आपको कम होती हुई दिखेगी, ना कि आपको ज्यादा होती हुई दिखेगी। तो ये इंक्रीज आ गया, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। अभी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को भूल जाओ उसने क्या पूछा है, बाद में उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है।
ट्रोपोस्फियर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स। शोभ मंडल में धूल के कण और जल वाष्प होते हैं। ट्रोपोस्फियर में ही आपको सारी वेदर की एक्टिविटी फिनोमेना सब कुछ वहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपके बादल बन रहे हैं, जो आपकी बारिश हो रही है, वो सब कहां से हो रही है? वो सब आपकी ट्रोपोस्फियर में हो रही है। ठीक है बेटा, कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, धूल के जो कण होते हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये देखिए डी ऑप्शन, ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो आपकी है वो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर है। ये डे 1 पर ही मैंने आपको बताया था, जब लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर आपको मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसने कहा है कि नॉट करेक्ट, इसमें हमको टिक लगाना है कि जो नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट कौन सा है? आंसर आया है इसका बी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी। कुलदीप, आपका आंसर डी था, ये आपका आंसर गलत है बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए पहले वो पूछ क्या रहा है। आपने क्या किया कि सीधा ये देख लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये करेक्ट आपको दिख गया, लेकिन इसने पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, उसे समझना सीखिए, बाद में एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं चीजें। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सभी लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन आपका है क्या? पहला स्टेटमेंट क्या है? वाटर वेपर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट। वाटर वेपर क्या करता है आपका? वाटर वेपर मैंने आपको बताया कि बेटा वाटर वेपर जो है आपका वो है ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस आपकी क्या करती है? अरे ग्रीन हाउस आपकी गैस क्या करती है? वो ट्रैप करती है ना हीट को। मैंने बताया था आपको, जिसने क्लास करी होगी उसे याद होगा कि वो आपकी हीट को ट्रैप करती है। तो जब आपकी हीट को ट्रैप करती है तो इसका मतलब वो आपकी ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है। वो आपकी नाइदर टू बिकम टू कोल्ड और ना तो टू हॉट। वो ना तो बी क्वेश्चन का नितिन आंसर कीजिए, 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 5th हो चुका। ठीक है, तो ये आपकी ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ठीक है, सही है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। वाटर वेपर इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। वाटर वेपर इंक्रीजेस वाटर वेपर इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये गलत है आपका, ये गलत है। वाटर वेपर आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है। ये क्या करती हैं? ये कह रहा है कि इंक्रीज करती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। जब आप इक्वेटर पर यहां खड़े हो और पोल आपके यहां पर है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस आपकी कहां देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो आपको देखने को मिलती है इक्वेटर पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया गलत। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। मैंने आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के बारे में बताया था कि वो क्या करता है, वो कंडेंस करने का काम करता है। जब आपका आसपास का जो मॉइस्चर होता है वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे प्रोवाइड कराता है, वो फिर रेन बनकर, बारिश बनकर आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया सही, करेक्ट। चौथे की बात करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट आपका है द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन इन कंपैरिजन टू सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ये थोड़ा स्टेटमेंट आपका सही से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में आपका खेल है, इसी स्टेटमेंट में आपका गेम है। गेम क्या है? जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल है, उसने कहा कि जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल है वो हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, इन कंपैरिजन टू सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर। अब बच्चों, आपने अगर क्लासेस करी होंगी तो शायद मैंने आपको बताया होगा, या फिर नहीं बताया होगा तो आगे चलकर आपको बताऊंगा कि जो आपका इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर आपकी हीट इतनी होती है, वार्म विंड्स क्या करती हैं, वो आपकी इतनी जल्दी गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वहां पर ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? ज्यादा आपको बारिश देखने को मिलती है। और आप ही मुझे बताओ कि जहां पर ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी तो वहां पर आपका डस्ट पार्टिकल रह पाएंगे वेदर में या नहीं रह पाएंगे? अरे कैसे रह पाएंगे? जब डेली आपको बारिश देखने को मिलती है तो वो सारे डस्ट पार्टिकल आपके नीचे आ जाएंगे। कैसे नीचे आ जाएंगे? अभी जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण की बात, प्रदूषण अपने चरम पर था, पोल्यूशन इतना फैल चुका था, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हम लोग बोल रहे थे कि चलिए हम एक कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल रेन कराने की। आर्टिफिशियल रेन की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेन में आपको बताता हूं क्या होता है। आर्टिफिशियल रेन में हम लोग क्या करते हैं
ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि आर्टिफिशियल रेन में जो आपका सोल्ट यूज होता है वो कौन सा होता है। आर्टिफिशियल रेन में आपका क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का जो आपका सोल्ट होता है, सिल्वर आयोडाइड का जो आपका सोल्ट होता है उसे हम लोग छिड़कते, उसका छिड़काव करते हैं वेदर में, वो सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अरे मेरे अलावा और कौन देख रहा है, केवल दो, हम दो ही समीक्षा अधिकारी हैं। अरे बेटा जब चीजें, नितिन देखो, जब चीजें टफ होती है ना तो सब लोग भाग लेते हैं और वो टफ चीजें ही पढ़कर आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और बाकी आप लोगों को अगर इसकी क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है ना तो आप लोग जाकर मैच कीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड, इसमें क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां की जो ट्रोपोस्फेयर होता है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर में है उसमें हम लोग छिड़काव कर देते हैं। वो छिड़काव करने से क्या होता है, जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है और वहां पर जो मॉइस्चर कंटेंट आपका रहता है, मॉइस्चर जो आपका रहता है वो उसको कंडेंस करता है और कंडेंस कर कर आपकी बारिश करा देता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल रेन आपका कंसेप्ट है, ये है आपका आर्टिफिशियल रेन का कंसेप्ट। इसमें आपका क्या यूज हो रहा है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो ये सिल्वर आयोडाइड इसमें यूज हो रहा है। तो बात हम वापस बैक ऑन द टॉपिक, द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन फाउंड इन द इक्वेटोरियल रेंज, ये बिल्कुल गलत है, इतना पढ़िए, इससे आगे मत पढ़िए। इसने क्या क्या है, जो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल है वो आपका देखने को मिलता है कहां पर, इक्वेटोरियल रीजन में। ये बिल्कुल गलत है, नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सर ने बताया कि वहां पर हीट बहुत ज्यादा होती है। सही पढ़ा रहे हो सर आप, लेकिन आज मन नहीं है थोड़ा सा। अरे कोई बात नहीं, आप इसका क्वेश्चन का आंसर करोगे, इनका क्वेश्चंस का आंसर दोगे तभी तो आपका मन लगेगा। अब आप सोचो कि सर आकर क्लास लेकर चले जाएंगे, ठीक है बेटा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आप देखो एक बार से क्वेश्चन को देखो, ये फालतू की चीजें छोड़ो, अभी एग्जाम आपका अप्रोच कर रहा है, नियरली दो दो महीने ही आपके पास है, ठीक है। तो हायर कंसेंट्रेशन डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हीट सबसे ज्यादा रहती है। ये आपका सन है, इसकी रेस पड़ती है डायरेक्ट, तो ये आपकी गर्म हवा उठती है ऊपर, और गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो बारिश करती है। तो बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन, हाई अमाउंट में आपके बारिश होती है कहां पर, इक्वेटोरियल रीजन के। जब बारिश होगी तो वो पोल्यूशन, सारा प्रदूषण, डस्ट कहां आएगी, वापस नीचे आएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। तो आंसर आपका बनता है बेटा 1 और 3, आंसर आपका बनता है डी, 1 और 3, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया, नितिन, पूजा? फर्क उससे नहीं पड़ता कि कितने लोग क्लास के अंदर है, फर्क उससे पड़ता है अगर 4 लोगों ने भी, 5 लोगों ने भी सही से क्लासेस ठीक से कर ली ना, तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा एग्जाम के अंदर जाकर कि क्या रिलेवेंस था इन क्लासेस का, ठीक है। ये लोग पेड कराते हैं आपको, जो मैं फ्री में करा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक बार पीवाईक्यू वगैरह जब देखोगे तो आप लोगों को और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ आ गया, ठीक है ठीक है। 7th क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या है 7th क्वेश्चन, इजी है, आपसे बनना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए आपसे। देखिए प्लीज, पूजा और नितिन दोनों दोनों से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अल्टीट्यूड, हाइट के अकॉर्डिंग, ऊंचाई के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करे पृथ्वी की सतह को, ठीक है। 5 तरीके की लेयर होती हैं आपकी, 5 तरीके की लेयर बताइए, सबसे पहले कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी होगी, और आखिरी में कौन सी आएगी। देखिए जरा, पूजा जासूस बता दो, आ गया समझ, बताइए जल्दी क्या आंसर होगा इसका। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। अरे आप लोग बातें बाद में बना लेना, पहले क्वेश्चन का आंसर बनाइए, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए, इजी क्वेश्चन है यार। अभी बहुत क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। ये आपकी अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हो गई आपकी पृथ्वी की सरफेस, अर्थ की सरफेस, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ये हो गया आपका मिजोस्फेयर, ये हो गया आपका आयोनोस्फेयर, ये हो गया आपका एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है
मीजोस्फेयर। तीसरे नंबर पर आपका क्या आ रहा है? तीसरे पर आ रहा है आयनोस्फेयर। और चौथे पर आया आपका एक्सोस्फेयर। तो आंसर आपका बन गया डी, 4 2। बताइए। ओ सॉरी, आंसर आपका होगा ए, 4 3 2 1। 4 3 2 4 3 1 2, हाँ 4 3 1 2 आंसर, ये होगा आंसर आपका। अंग्रेजी में याद नहीं मुझे ये। अरे तो अंग्रेजी में याद नहीं है तो ये है तो आपका, ये देखिए ना, मीजोस्फेयर, शोभ मंडल, समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है, ये वैसे ये आंसर में, ये मैंने आपको वैसे अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं अभी जब ह्यूमिडिटी वगैरह पढ़ाऊंगा ना। इंग्लिश गोल है हमारी, ठीक है, तब पढ़ाऊंगा। लेकिन समझ लो, जो ड्यू होता है वो आपकी होती है ओस, ओस मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी ओस होती है, ठीक है। तो ओस बनने के लिए आपके क्या क्या, कभी सोचा है कि ओस कैसे बनती है, उसके फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, ओस कैसे बनती है? कभी सोचा है आप लोगों ने? जब आपके आसमान में बादल होते हैं, क्या ओस आपको देखने को मिलती है? अरे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर आज बादल हो रहे हैं आसमान के अंदर तो आज ओस नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन तो क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है, साफ आसमान होना चाहिए। जब आसमान साफ होगा तभी तो आपकी ओस देखने को मिलेगी, ठीक है। काम एयर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए? अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर काम एयर नहीं होगी तो ओस आपकी सारी कहाँ चली जाएगी? ओस आपकी सारी क्या कर लेगी? हवा ट्रैप कर लेगी उसको, ठीक है। वार्म एयर क्या करती है? मॉइस्चर को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो काम एयर होनी चाहिए, शांत, ठीक है। कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ठीक है, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कैसी होनी चाहिए? ये हाई होनी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी हाई। ये आगे चलकर बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये होना चाहिए आपकी हाई, तो ये हो गया आपका गलत। तो आंसर 1 2 3। अब 1 2 3 क्या है आंसर आपका? 1 2 3, ये आपका आंसर होगा। इस ये 4 की जगह यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है। ये आंसर है आपका 1 2 3। अरे, अरे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ये मिस कर दिया, 1 मिनट, ये हो गया मिस। ये देखिए, ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए आपका, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत है और ये आपका गलत है, तो 1 2 3। तो आंसर होगा आपका ये, ठीक है। ये सी आंसर आपका सही होगा, 1 2 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस? जो आपके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वेरिएशन के लिए, इंसोलेशन के लिए, जब एनर्जी आपकी, रेज आपकी, सनलाइट आपकी कहाँ पहुंचती है? अर्थ पर पहुंचती है। तो आपके कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, जरा एक बार देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, आंसर कीजिए सभी इसका। सर आपकी ये क्लासेस कहाँ से, क्या नितिन क्या बोल रहे हो आप, कहाँ से ली है? नितिन आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हैं? एक बार दोबारा क्वेश्चन करिए, आप क्या क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। चलिए,
दिल्ली से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लासेस कहाँ से लाइव है? अच्छा, लाइव कहाँ से है? ये बेटा आपकी दिल्ली से है, ठीक है, ये दिल्ली से लाइव है आपकी। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका है, मैंने आपको बताया था कि आपके रोटेशन, ये चार फैक्टर आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये चार फैक्टर आपको दिए गए हैं। रोटेशन के कारण आपका क्या हो रहा है? रोटेशन के कारण आपका क्या हो रहा है बताइए। ये आपके होते हैं सीजनल वेरिएशन, ये आपके होते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजन आपके चेंज करता है क्या? रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या हो गया आपका? गलत। रोटेशन आपका क्या करता है? रोटेशन आपका डे और नाइट, ठीक है। तो डे और नाइट क्यों होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। डे और नाइट किसके कारण होते हैं? जब आपकी सनलाइट आती है तो डे होता है, और जब सनलाइट आपकी एब्सेंट होती है तो क्या होता है? तो आपका होता है नाइट, ठीक है। ये आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, नितिन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए यार, इन चीजों में मत पड़ो, ठीक है। ये आपका है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो सनरेज का जो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री अर्थ, ठीक है। तो सनरेज आपकी स्लांट रहती है, स्लांट रहती है, तिरछी आती है, कहां पर? ड्यू टू इंक्लिनेशन, ठीक है। और लेंथ ऑफ द डे, जितना बड़ा आपका दिन होगा उतनी ही आपको इंसोलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। इंसोलेशन मतलब ताप, ठीक है, उतना ही आपको सूर्य ताप ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका क्या होगा? 134, 134 आपका आंसर होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। सी आंसर आपका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक दबाव, एटमॉस्फेरिक दाब, कौन सा? वायुमंडलीय दाब आपको जो देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको तीन चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इट इज द टोटल वेट ऑफ अ मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया एट सी लेवल। दूसरा है इट इज हेल्ड एट प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। थर्ड है आपका इट इंक्रीजेज विद हाइट। फोर्थ है आपका बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। स्टार्ट करते हैं लास्ट से, ठीक है, लास्ट से लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो आपका है वो है बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बैरोमीटर का जो इन्वेंशन किया था वो आपके गैलीलियो साहब ने किया था, ठीक है, गैलीलियो साहब ने किया था। अब ये कह रहा है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो आपका इंक्रीज करता है विद हाइट। आप मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें उसको फोर्स देना पड़ता है, सबसे ज्यादा जो उस पर प्रेशर पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ता है? ट्रोपोस्फेयर में पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलती है तो प्रेशर उस पर कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती रहती है तो प्रेशर आपका होता है कम, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपकी यहाँ पर ये जो आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर आपकी क्या रहती हैं? जो गैसेज रहती हैं, जो मॉलिक्यूल रहते हैं गैसेज के, जो आपकी गैसेज कैसी होती हैं? हैवी होती हैं, भारी जो गैसेज होती है वो आपकी सटी रहती हैं, लगी हुई रहती हैं, कहाँ से? अर्थ सरफेस से। और जब आप ऊपर जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी होती है गैसेज की, जो डेंसिटी होती है वो आपकी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जब गैसेज की डेंसिटी आपकी कम हो रही है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी आपकी कम हो रही है, तो वो क्या कर रहा है? प्रेशर भी कम लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो कम होगी। तो ये कह रहा है कि वो हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका हो गया गलत, ठीक है। ये देखिए सेकंड वाला, इट इज हेल्ड एट प्लेस बाय द इट इज हेल्ड एट द प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब हम
ये मैंने आपको बताया ना कि जब सैटेलाइट आपकी अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर जब हम जाते हैं तो ये कम होती रहती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है तो ये आपका जो ऊपर से फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो भी आपका कम हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ आपका सही है, सेकंड आपका सही है। फर्स्ट देखिए, ये कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आपको क्या दे दी है, डेफिनेशन उठा कर दी है। क्या है डेफिनेशन? इट इज द टोटल वेट ऑफ ए मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया। यह समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर वायु के स्तंभ के द्रव्यमान का कुल भार है। ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 आंसर होगा आपका डी। 1, 2, 4 आंसर होगा आपका डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक बार ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नोट पहले याद करेंगे, क्या है क्वेश्चन में नोट आ गया, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट द टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ये है, ये देखिए, ये है आपकी इक्वेटर, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सदर्न हेमिस्फीयर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी मैंने बताई थी कि ये चलती है आपकी ट्रेड विंड। कौन सी विंड? ट्रेड विंड। क्या बोल रहे थे इनको? इनको बोल रहे थे हम ईस्टर्ली। ये नॉर्थ ईस्टर्ली, ये नीचे से आपकी साउथ ईस्टर्ली, ठीक है। तो ये बताइए कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके बनेंगे, तो ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है, तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर इतना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर साइक्लोन बन रहे हैं और हवा आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्टर्ली चल रही है, तो ये कह रहा है कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके बनते हैं तो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट आपका उधर है, ईस्ट आपका इधर है, तो ये तो गलत हो गया ना। ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट कैसे चले जाएंगे? बट टेम्परेट साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और टेम्परेट आपके बनते हैं यहाँ, इसकी डायरेक्शन होती है आपकी वेस्टर्ली, इसकी डायरेक्शन होती है आपकी वेस्टर्ली, तो ये वेस्ट टू ईस्ट जाना चाहिए, और ये कह रहा है आपका ईस्ट टू वेस्ट, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? गलत। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करिए, टेम्परेट साइक्लोन्स अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। टेम्परेट जो आपके साइक्लोन होते हैं वो आपके क्या करते हैं? वो आपके क्या करते हैं? ज्यादा एरिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको जब मास पढ़ाऊंगा, वार्म एयर मासेस और कोल्ड एयर मासेस, तो उसके अंदर ये चीज बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सी। टेम्परेट साइक्लोन्स कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड, सी लैंड कोमा सी, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन ओरिजिनेट ओनली ओवर द सीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बनते हैं ड्यू टू लो प्रेशर, और टेम्परेट आपके बनते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो ये हाई लो प्रेशर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्लाइमेटोलॉजी की जो क्लास हुई थी, कि जो आपकी सी होती है, जो आपकी सी सरफेस होती है, वो सी सरफेसेस आपकी क्या करती है? वो लेट गर्म होती है और लेट ही आपकी ठंडी होती है। जब आपकी लेट गर्म होती है और लेट ही ठंडी होती है, तो इसका मतलब उस पर एक 27 डिग्री का टेम्परेचर, एक कंडीशन रहती है कि अगर 27 मिनिमम 27 डिग्री टेम्परेचर आपका होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन बनने के लिए। तो 27 डिग्री टेम्परेचर जब वो अचीव कर लेता है तो वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर बनने के कारण आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका सही है। अब बात करते हैं, ये तो नन है, ठीक है। तो इसने कहा है कि नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपका मैंने कौन सा बताया? ए। तो आंसर आपका हो गया ए। नॉट करेक्ट इसने पूछा है, तो आंसर आपका हो गया ए। क्या हो गया आंसर आपका? ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्लाउड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्लाउड का क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं स्किप, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। या फिर बता दूं इसको? चलिए बता देता हूं इसको। जो आपके सीरियस क्लाउड होते हैं, क्लाउड्स के मैं टाइप आपको बताऊंगा क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो क्लास लूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं क्लाउड के आपको टाइप्स बताऊंगा। तो सीरियस जो आपके क्लाउड होते हैं वो होते हैं व्हाइट इन कलर, वो आपके व्हाइट इन कलर होते हैं, सदैव सीरियस बादल सदैव रंगीन होते हैं, ठीक है। और क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक द कॉटन वूल, ये बिल्कुल सही है, वो कॉटन की तरह दिखते हैं,
ठीक है, आपने देखा होगा ना इस तरीके के, जब छोटे थे आप तो एक इस तरीके के बदलाव बनाते थे। ठीक है, वो ये इसी इसी क्लाउड की बात कर रहा है। क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल एंड दे हैव अ सर्कुलर बेस। ये जो आपका इसने सर्कुलर बेस दिया है ये आपका हो गया गलत, इसमें बेस आपका रहता है फ्लैट, तो इसका मतलब ये हो गया आपका गलत, ये बिल्कुल सही है। निम्बस, निम्बस क्लाउड्स क्या करते हैं, निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो होते हैं आपके ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर। जब मैं एक टाइप आपको बताया था कि क्यूमुलो निम्बस, मैंने आपको बताया था क्यूमुलो निम्बस जो आपकी एकदम से वार्म एयर राइज हो रही थी, वार्म एयर एकदम से आपके ऊपर उठ रही थी, तो वो वार्म एयर उठकर आपकी क्या बना रही थी, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बना रही थी। तो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस एक हैवी रेनफॉल कराने के लिए, ठीक है, हैवी रेनफॉल कराते हैं, और डार्क और ब्लैक एंड ग्रे और कलर होते हैं। ठीक है, तो 1 और 3, तो आंसर हो गया आपका 1 और 3, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड, ये आपके हाई लेवल पर है जो आपको सबसे ज्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। ये है सिरस, ये है सिरोस्टेटस, क्यूमुलो, सिरो क्यूमुलस। ठीक है, ये मिड में है, मिड में क्या करते हैं मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर। यहाँ पर हम लोग आल्टो ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं सिर्रो जो अपर लेयर में रहते हैं सबसे ऊपर, और ये आपके रहते हैं जो लास्ट में। ठीक है, ये आपके लो लेवल क्लाउड्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्या है, दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई। ये एक ऐसे क्लाउड की बात कर रहा है जो आपका क्लाउड क्या कर रहा है, लार्ज पोर्शन को कवर कर रहा है, किसके, स्काई के लार्ज पोर्शन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो दीज क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। दीज आर, वो कौन से क्लाउड है, क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि कवर करते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। अब ये देखिए, दीज क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, वो या तो लॉस ऑफ हीट के कारण बनते हैं या फिर मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस के कारण बनते हैं। वो डिफरेंट टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, ये आपके होते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड, जब क्लाउड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी याद रखिएगा। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, दीज आर वेरी डेंस एंड डार्क क्लाउड्स। ये क्लाउड के क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए पहला स्टेटमेंट है आपका, दीज आर वेरी डेंस एंड डार्क क्लाउड्स। डेंस और डार्क क्लाउड्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल, अभी बताया। हैवी रेनफॉल से कौन से क्लाउड्स रिलेटेड हैं, ठीक है, हेल स्टॉर्म्स, थंडर्स। ठीक है, द रेनफॉल इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स इज जनरली कॉज्ड बाय दीज क्लाउड्स। एक ही क्लाउड का नाम आपके दिमाग में, आपके जहन में आना चाहिए, वो होते हैं आपके क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, ये आपके होते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, याद रखिएगा कौन से होते हैं, क्यूमुलो निम्बस। बहुत ही हैवी रेनफॉल ये कराते हैं। डार्क कलर होता है, ग्रे कलर होता है, डार्क ग्रे। टेम्परेट साइक्लोन भी, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी, जो बारिश ये लोग कराएंगे, ये रेनफॉल कराएंगे, वो कौन से क्लाउड कराएंगे, वो आपके क्यूमुलो निम्बस कराएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। चलिए आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1 2 3, 3 तरीके की आपको रेनफॉल दी है। बारिश मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक और फ्रंटल। ठीक है, संवहनीय, भौगोलिक, ललाट। ठीक है, ये आपको एक लिस्ट ये दी है, एक लिस्ट आपको ये दी है, ये आपको मैच कराना है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल आपकी कौन सी रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल आपकी वो होती है जब आपकी सन की जो एनर्जी होती है, सन की जो रेज होती हैं वो आपको डायरेक्ट हिट करती हैं अर्थ सरफेस को, और एकदम से गर्म हवा आपकी ऊपर उठती है। ठीक है, और गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड आपके बनाती है और आपकी तेज बारिश करती है, वो होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में आपको क्या देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल। तो ये 2, ये आपके हैं ए बी सी, ए का 2। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करता हूं। ओरोग्राफिक रेनफॉल आपकी कैसी होती है, जैसे ये आपके हिल हैं, पहाड़ हैं, तो जैसे हवा आई, ये आपकी आई हवा, और ये ऐसे ऊपर उठी और इसने इधर की बारिश। ठीक है, ये बन गया आपका रेन शेडो। यहाँ पर नो रेनफॉल, कोई बारिश नहीं। ठीक है, यहाँ पर बन गई आपकी नो रेनफॉल। ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका
डेजर्ट, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी बारिश, मतलब डेजर्ट इसी तरीके से आपके बनते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। इसी तरीके से आपके डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये उठी आपकी एयर और इसने कर दी बारिश, ठीक है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल से आपका क्या है, ये बनते हैं इसके रेन शेडो रीजन। रेन शेडो रीजन का मतलब क्या है, ये वाला जो रीजन है जहाँ पर बारिश आपको नहीं देखने को मिल रही, इसको बोलते हैं रेन शेडो रीजन, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया 3। और फ्रंटल रेनफॉल आपकी कैसी होती है, फ्रंटल रेनफॉल आपकी होती है जब एक आपका वार्म एयर मास, ठीक है, और एक आपका इधर से आ रहा है कोल्ड एयर मास, ठीक है। तो कोल्ड एयर आपकी क्या करती है, ठंडी हवा गर्म हवा को उठा देती है, ठीक है, और वही गर्म हवा ऊपर उठकर क्या करती है, बादलों का निर्माण करती है और आपको बारिश वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या करता है, फ्रंटल रेनफॉल से आपको क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए का आंसर आपका हो गया 2, ठीक है, बी का आंसर हो गया आपका 3 और सी का हो गया आपका 1। तो आंसर हो गया आपका सी, सी आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये फ्रंटल रेनफॉल वगैरह सब में एक टाइप्स है, रेनफॉल के टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा। अभी कल से कंटिन्यू करूंगा क्लासेस, जो क्लाइमेटोलॉजी की होल्ड पर हैं वो कल से कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग बने रहिएगा और देखते रहिए और ठीक से मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम आपके करीब है, ठीक है। ज्योग्राफी के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एटलीस्ट कम से कम 15 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडियन प्लस वर्ल्ड नियरली 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आर ओ में, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को आपको ध्यान से टैकल करना है, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी इसके आगे का मैं कल कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।